क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब के बाद किसी का एक लेक्चर मिस होगा तो आगे की, मैं खुद बता रहा हूं, आगे की कोई बात समझ नहीं आने वाली, कोई कहानी नहीं समझ आने वाली आगे वाली। एक भी लेक्चर मिस होगा, अगली कोई बात समझ। एरिथमेटिक्स में चल जाता था क्योंकि आप लोग पहले छठी सातवीं क्लास में पढ़ के आए थे। अब की जो बातें मैं डिस्कस करूंगा मेजॉरिटी ने वो बातें नहीं पढ़ी हुई होंगी, तो एक भी टॉपिक मिस होगा तो वो हम अगले साल नहीं पढ़ लेंगे, वो बस कहानी खत्म। अगले साल सिर्फ तब पढ़ेंगे जब आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए वो बात सुनना, वो समझना बड़ा जरूरी है। मैं आपको घर से नहीं बुला सकता हूँ, आपका आना आपकी अपनी मर्जी है। समझ नहीं आएगा अब ये आपके जिम्मे है। हफ्ते वाले दिन बहुत बच्चों ने छुट्टी की थी, मैं इसलिए आखिरी दफा बता रहा हूँ कि अब जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा मैं रिकॉल सिर्फ जुबानी दिया करूंगा, मैं लिख के भी रिकॉल नहीं दूंगा आप लोगों को। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए छुट्टियां आप लोगों ने नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट स्टिल वो लोग आ जाते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो अच्छी बात है। अपनी शादी के जितने इवेंट्स हैं वो क्लास के बाद भी हो सकते हैं। जाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी बात है, जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, तैयार होके आ जाए, यहाँ से चले जाया करें। लेकिन ऑल एंड ऑल पूरी क्लास मिस कर जाना, इसकी कोई रीजन या तुक नहीं बनती। और कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री में आके उसके बाद छुट्टी करके निकल जाते हैं, बहुत बदतमीजी की बात है ये, बताए बगैर निकल जाना। आपको लगता है मुझे नहीं पता होता, मुझे एक एक चीज के बारे में इल्म होता। मैंने मैम तकदीस को हाईलाइट करके नाम भी दिए थे कि यार इनके घर कॉल करें जरा, तो हम आपके पीछे भाग रहे हैं। कमाल है यार, इंसान के बच्चे बन के ना पढ़ाई की तरफ आ जाएं, बजाय इसके किसी कोने खुरदरे में टेबल के नीचे छुप के बैठ जाओ, क्लास शुरू होगी फिर बाहर निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आती आपने जाना कहाँ पे होता है क्लास के बाद, ये क्लास की ड्यूरेशन में आपने क्या करना है घर जाके, कितना क्विकली घर का 1 घंटा गुजर जाता है। यहाँ पे तो हम पूरा 1 घंटा में कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होते हैं। खैर, देयर आर दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई टेल्स सी क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट बताता है, और ए क्या बताता है, शेप ऑफ ग्राफ बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पैराबोला होता है इसका। अगर ए जोन सा है ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और ए लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए पॉजिटिव होगा या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में शेप कैसी बनेगी, यू शेप या कप शेप या स्माइली फेस। इसी तरह से जब ए नेगेटिव होगा तो उसकी कैसी बनेगी, कैप शेप या सैड फेस। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो ग्राफ विल लुक लाइक, या तो इस तरह से ग्राफ दिखेगा या तो दूसरी तरह से दिखेगा। अगर वो इस तरह से दिखेगा ग्राफ, इट विल बी ओपनिंग किस तरफ, अपवर्ड्स, इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। एंड दिस ग्राफ विल हैव व्हिच पॉइंट, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट के ऊपर क्या चीज ड्रॉ होती है, एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है जिसके राइट साइड के ऊपर और जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर ग्राफ कैसा होता है, सारे का सारा सेम होता है। यानी इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। मिसाल के तौर पे एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है बी। एक्स कोऑर्डिनेट है ए और वाई कोऑर्डिनेट है बी। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? चले मैं नाम चेंज कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। एक का नाम रख लें पी, दूसरे का नाम रख लें क्यू। ये क्या होगा आपका, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पी, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, क्यू होगा। बात क्लियर हुई सारों को कि नहीं? एक एक्स कोऑर्डिनेट पी, वाई कोऑर्डिनेट क्यू, क्लियर हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन कैसी बनेगी, x इज इक्वल्स टू p की बनेगी, बिकॉज x इंटरसेप्ट आता होता है वर्टिकल लाइन के अंदर, ठीक है बात के नहीं। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा,
ये वाला पॉइंट होगा, इसका नाम होगा कौन सा पॉइंट? जो ये वाला है C, वही पॉइंट यहां पे भी होगा। मैंने जानबूझ के ये A और B यहां से मिटाया क्योंकि A और B वहां पे इस्तेमाल हो रहे थे, उनके साथ ताल्लुक नहीं, इसलिए मैंने नाम कौन कौन से रख दिए? P और Q रख दिए। इसलिए P मैंने यहां पे रखा, Q यहां पे रखा, ताकि आप ये ना कंफ्यूज हो को ये B और जो A है वो कहीं इक्वेशन का तो नहीं है, उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो ये किसका ग्राफ है? जब A क्या था आपका? ग्रेटर देन 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ की शक्ल क्या होगी? चेंज। ग्राफ की शक्ल कैसी हो जाएगी? अब चेंज हो जाएगी। अभी मैं जानबूझ के इस तरह से बना रहा हूं, एक ग्राफ के ऊपर छोटा या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इट विल बी ओपनिंग किस तरफ? डाउनवर्ड्स। इसमें मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा इस केस में? मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा बनती होगी, क्योंकि उस लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों ग्राफ्स क्या होंगे? क्या होंगे? सब बताएं क्या होंगे? सेम। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसाल के तौर पे हम रख लेते हैं, क्या रखें? E, F रख लेते हैं। E कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला। और F कौन सा पॉइंट होगा? Y वाला। क्लियर हुई मेरी बात? लाइन की इक्वेशन कैसी बनेगी? x इज इक्वल टू, वर्टिकल लाइन होता है x इंटरसेप्ट के साथ, x इज इक्वल टू E वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक होगी बात कि नहीं? अच्छा, ये सारी बातें क्लियर हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई। एक और चीज थी इसके अंदर, ग्रेडियंट की। किसकी? ग्रेडियंट की। स्ट्रेट लाइन क्या कभी चेंज होती है? इसीलिए उसका ग्रेडियंट थ्रू आउट उसकी जिंदगी में क्या रहता है? सेम। दैट इज ऑलवेज y इक्वल टू m x प्लस c। m हमेशा सेम रहता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। सबको समझ आ रही मेरी बात के नहीं? नहीं आ रही? अरे अब जब हम कर्व की बात करते हैं, हम किसी कर्व की बात करते हैं, तो उसका ग्रेडियंट हर पॉइंट के ऊपर क्या होता है? हर पॉइंट के ऊपर चेंज। और वो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ऊंचा बोले? टेंजेंट निकाल के। टेंजेंट क्या होता है? कर्व को अपनी लाइफ के अंदर एक दफा टच करे, दो दफा नहीं, एक दफा टच करे, और वो फिर नेचुरली कैसी लाइन होगी? जो एक्सटर्नली टच करते हुए छू के गुजर जाएगी। छू के क्या होगी? गुजर जाएगी। जैसे यहां से ये लाइन, ये तो गलत हो गई कि नहीं? ये इधर भी टच होगी, इधर भी टच होगी, ये नहीं है टेंजेंट जी हमारी। ये क्या है? एक टेंजेंट है। ये सिर्फ कहां पे टच कर रही है? इस पॉइंट पर टच कर रही है। अब इस सर्कल के इस पॉइंट का ग्रेडियंट इस तरह का पॉजिटिव है, और सर्कल के इस पॉइंट का ग्रेडियंट क्या होगा? कैसा है ग्रेडियंट? नेगेटिव। अब मैं इस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालूं तो ये कैसा ग्रेडियंट होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन 0। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां पे ग्रेडियंट निकालूं तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट के ऊपर सर्कल का, या सर्कल बोले या कर्व बोले, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? डिफरेंट। इसीलिए अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो सवाल क्या आएगा? फाइंड द ग्रेडियंट। स्ट्रेट लाइन होगी, इतना सवाल है, फाइंड द ग्रेडियंट। उसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे, x के साथ m लिखा होगा, m बता देंगे कि जी ये ग्रेडियंट है। कभी भी कोई कर्व होगी तो सवाल ये नहीं होगा फाइंड द ग्रेडियंट, सवाल ये होगा फाइंड द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट। फाइंड द ग्रेडियंट एट अ गिवन पॉइंट। पॉइंट दिया जाएगा आपको, तवज्जो रखनी मेरी तरफ, इसको छोड़ दें। फाइंड द ग्रेडियंट एट अ गिवन पॉइंट, यस और नो? क्योंकि हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होता है? उसका क्या होता है? चेंज होता है। तो ये कुदरती बात नहीं है कि कोई बंदा आपसे पूछे फाइंड द ग्रेडियंट ओनली एंड कहानी खत्म। इन केस ऑफ कर्व ऐसे नहीं होगा। होगा क्या? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट। ही कैन गिव यू दिस पॉइंट, और बोल सकता है मुझे इस पॉइंट का ग्रेडियंट बताओ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आपको सिर्फ क्या करना है?
ग्राफिकली वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है अपने फुट रूलर के साथ। मेरी बात समझ नहीं आ रही आपको? ग्राफिकली कुछ ग्राफ आपने बना लिया होगा, ग्राफ आपने बना लिया होगा। अब जितना आपकी कर्व अच्छी है, सुन रहे हैं कि नहीं, जितनी आपकी कर्व अच्छी होगी, फ्री हैंड स्केच अच्छा होगा, उतना ही आपका ग्रेडियंट भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर कर्व टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ग्रेडियंट कभी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और ग्रेडियंट में थोड़ा सा टेढ़ा होना ग्रेडियंट पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। फिर ये सबसे कह लें कि थोड़ा सा टेक्निकल काम है ग्राफ के अंदर। ये 6 नंबर की प्लॉटिंग आती है तो इसी वजह से आती है कि क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी से एसोसिएटेड होते हैं। 5 नंबर की प्लॉटिंग होगी, 6 नंबर की सिर्फ जस्ट प्लॉटिंग। तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ बिलोंग करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले टॉपिक है। पेपर 2 का टॉपिक है ये, मतलब आईजी वालों का पेपर 4 और जीसीई वालों का पेपर 2 है ये, और ये हर पेपर में डिस्कस होता है। इक्वेशन मुख्तलिफ होती है, इसीलिए टॉपिक का नाम है एनी इक्वेशन। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, ठीक है। मैं प्लॉटिंग के अंदर मैं लीनियर भी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं हायर ऑर्डर की तरफ जाऊंगा, ठीक है। सो यहां तक बात समझ आई? इसीलिए मैं जब इस क्वाड्रेटिक ग्राफ की तरफ देखूं, पैराबोला की तरफ देखूं, तो इसके बिहेवियर की तरफ मैं असल में देख रहा होता हूं। मैं इसके मैक्सिमम पॉइंट से पीछे की तरफ आऊं तो यहां पे किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट का रुख कैसा है? राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ वाला रुख है इसका। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद मैं देखता हूं, कोई भी पॉइंट हो जाए, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम वाला। यानी इसका जो ग्रेडियंट है वो कैसा है? नेगेटिव, और इसका जो ग्रेडियंट है वो कैसा है? पॉजिटिव। ये बिहेवियर किस खास पॉइंट पे आके तब्दील होता है? किस पॉइंट पे आके तब्दील होता है? आप आंखों से देख के बताएं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे ये सारे इस खास पॉइंट से पहले ग्रेडियंट्स पॉजिटिव रह रहे हैं, यानी वो कहां से आ रहे हैं? राइट टॉप से किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? लेफ्ट बॉटम की तरफ। राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ, तवज्जो रखें। इसी तरह इस पॉइंट के फौरन बाद भी मैं कोई पॉइंट पुट कर देता हूं तो इसका जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो कैसा होगा? वो कम होगा, छोटी वैल्यू होगी, लेकिन इट विल बी कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम एज अ होल जनरली। यस और नो? इसका मतलब है ये जो बिहेवियर है ये कब तब्दील हुआ? इस पॉइंट के ऊपर आके। सिमिलरली जब मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, इस ग्राफ में भी तो यही हरकतें होंगी। इस मिनिमम पॉइंट से राइट साइड की तरफ इसका ग्रेडियंट कैसा है? पॉजिटिव, और इससे लेफ्ट साइड की तरफ कोई भी पॉइंट आप देखें तो ग्रेडियंट कैसा होगा उसका? नेगेटिव। यहां से ग्रेडियंट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पॉइंट पे जब आएगा, यहां के जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सुन रहे कि नहीं? ऐसा ड्रॉ होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से इस मैक्सिमम पॉइंट के जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। यस और नो? सब बच्चे बताएं, होगा ना ऐसा? टर्निंग पॉइंट, अब वैसे तो चले बच्चों में से किसी ने कह दिया इसको टर्निंग पॉइंट बोलें, ठीक है, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। 100% सही नाम है ये, क्योंकि इस वक्त से, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद बिहेवियर ग्राफ का तब्दील होता है ग्रेडियंट के एतबार से। किसके एतबार से? ग्रेडियंट के एतबार से। इस पॉइंट से पहले ग्रेडियंट कुछ और था, मतलब पॉजिटिव दुनिया से ताल्लुक रख रहा था, इस पॉइंट के बाद नेगेटिव दुनिया से। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए इस पॉइंट को अक्सर औकात हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कौन सा पॉइंट? टर्निंग पॉइंट। आप लेबल कर रहे हैं साथ साथ के नहीं? पुराने ग्राफ्स जो आप लोगों के बने हुए हैं उसके ऊपर भी आप लेबल कर सकते हैं, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। इसी तरह से यहां पे हमारा टर्निंग पॉइंट कौन सा वाला है बच्चों? मिनिमम पॉइंट हमारा कैसा है? टर्निंग पॉइंट का ग्रेडियंट क्या होगा? 0। वेरी गुड। टर्निंग पॉइंट का ग्रेडियंट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है ये बात कि नहीं? सो एक नोट इंपॉर्टेंट लिखें अपने पास, द ग्रेडियंट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज ऑलवेज 0। एक मिनट, ग्रेडियंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट या मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट इज ऑलवेज, जस्ट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। सही है? लिखा हुआ है, ये लिखवाया है ना? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक एग्जैक्टली एक दूसरे का रेप्लिका होंगे। यानी कि सुने 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 सब बच्चे सुने, सब बच्चे सुने,
अगर एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट एग्जैक्टली इसके साथ वाला है इधर, इनके ग्रेडियंट्स नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे। वैसे पूछता नहीं है लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, हाँ ऐसे होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल तो फिर वो दूसरी बात है ना, वो तो आपके परपेंडिकुलर का केस आता है। और इसी तरह ये भी याद रखें, कर्व के अंदर कोई दो पॉइंट्स का ग्रेडियंट सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह में कर्व आगे थोड़ी टेढ़ी हो जाती है कि नहीं। क्या ख्याल है, दो डिफरेंट पॉइंट्स के ग्रेडियंट्स हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्योंकि बेशक आप एक ये वाला पॉइंट ले लें और एक इसके बिल्कुल साथ वाला ले लें, थोड़ा सा फर्क जरूर आएगा उसके अंदर। हमारी ड्राइंग खराब हो सकती है, लेकिन इन जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू देखा जाए या कंप्यूटर के स्केच को देखा जाए तो वो कभी भी ग्रेडियंट सेम नहीं बताएगा। किसी का 9 और किसी का 9.1 बता देगा। क्या ख्याल है, किसी का -5 एंड -4.9 बता देगा, इतना फर्क होगा उसके अंदर। बट ये बात याद रखें कि कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट के ऊपर तब्दील होता है। यस और नो, समझ रहे हैं ना मेरी बात, नहीं समझ आ रही? ये थी पिछली कहानी सारी, क्लियर हो गया? वो सिर्फ तब हो सकता है, नहीं कैसे हो सकता है वैसे ये ट्रिग्नोमेट यार, फिर मिक्स कर रहा है। आपको पता है कि टेंजेंट और लाइन ऑफ सिमेट्री में जमीन आसमान का फर्क है, कभी हो ही नहीं सकता। मतलब लॉजिकल हमारा दिमाग उधर जाता ही नहीं है, क्योंकि टेंजेंट दरमियान से जो क्या नाम है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा किसी चीज को दो इक्वल हिस्सों में काटती है, टेंजेंट तो काटते ही नहीं है। टेंजेंट तो आउटसाइड से छू के गुजर जाता है। क्या ख्याल है? तो ये अब ये कह सकते हैं क्या चीज बच्चों, शेप, इट डिसाइड्स द शेप। वेयर इज आयशा फहीम? आई तो थी वो, डिसाइड्स द शेप। ये प्लस में नेगेटिव माइनस में है, प्लस में है। प्लस में शेप कैसी बनेगी इसकी, इट विल बी अ कप शेप, ठीक है। पॉजिटिव है तो विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। व्हाट इज दिस 5? ये आपको बताएगा y इंटरसेप्ट। ये क्या चीज बताएगा, y इंटरसेप्ट बताएगा। अब अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये ऐसा भी बन सकता है। क्या ख्याल है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक है। या ये कुछ इस किस्म का भी बन सकता है। अब ये किसी को नहीं पता राइट की तरफ जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है जी। दोनों जगहों में मैंने ये वाला पॉइंट कौन सा बनाया है, 5। दिस इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कौन सा है फिलहाल, व्हाट इज दिस, माइनस। पहले तो उसने क्या डिसाइड किया, डिसाइड्स द शेप। इसकी शेप कैसी होगी, कैप शेप होगी। y इंटरसेप्ट कितना है इसका, y इंटरसेप्ट कितना है इसका, +0। तो ये कहां से गुजरेगा, ओरिजिन को गुजारता हुआ जाएगा, ओरिजिन को इंटरसेक्ट करेगा और ओरिजिन से आगे की तरफ जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? अब इसकी शक्ल किस किस्म की होगी, या तो ये ऐसा होगा, ठीक है, और या तो ये इस किस्म का होगा। लेकिन गुजरेगा कहां से, लेट्स एज्यूम इस ओरिजिन वाले पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। ये बात यहां तक किसी को कोई मसला है तो बता दें, यहां तक कोई मसला है तो बता दें। फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। अभी तक हमारे लिए सिर्फ 2 खास बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 खास बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं। पहली खास बात कौन से वाली है, x² का कोएफिशिएंट, और दूसरी खास बात कौन से वाली है,
बगैर वेरिएबल का कोफिशिएंट, यानी कि वो जो कांस्टेंट था आपका। सी, साद इमरान आप खुद भी नहीं पढ़ रहे हो, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे हो, मार खाओगे मुझसे, पता है। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मेरा हाथ अब तुम्हारे मुंह पे आके चलेगा। यहां तक बात सबको समझ आई कि नहीं? ठीक है, ये थी हमारी बेसिक्स। अब जरा हेडिंग लिखें कि जी प्लॉटिंग ग्राफ्स ऑफ एनी इक्वेशन, प्लॉटिंग ग्राफ्स ऑफ एनी इक्वेशन। आइडिया समझ आया? आइडिया स्केचिंग का। अब हम एग्जैक्ट ग्राफ्स की तरफ आएंगे। इंटरसेप्ट क्या होगा और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, क्या ख्याल है? सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरली हमेशा क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो हमेशा कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। पुराने कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, ये बात याद रखें, पुराने कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है। अब मिसाल ले लेते हैं, एक एग्जांपल, लेट द इक्वेशन बी। सबके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, हर बच्चे के पास अब अपना ग्राफ पेपर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना 6 नंबर का ग्राफ की प्लॉटिंग है, तो हर बच्चा अपनी प्लॉटिंग खुद करेगा आपसे, ठीक है? फुट रूलर, पेंसिल, शार्प पेंसिल, रबर, ठीक है, और एक आपका ग्राफ पेपर, हर बच्चे का अपना अपना, ठीक है ना? सो लेट द इक्वेशन बी y is equals to 2x minus 5. Let the equation be y is equals to 2x minus 5. हम इसका जरा क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। इसको देख के पता चल जाता है कि लाइन कैसी होगी? कैसी होगी? राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ, बिकॉज ये क्या है? +2, ये क्या है? -5। y एक्सिस को कहां पे काटेगी? कहां पे काटेगी? -5 के ऊपर काटेगी। ये दो बातें पता चल गई, लेकिन हम स्केच नहीं करेंगे। मैंने कहा एग्जैक्ट 100% ठीक। इसमें थोड़ी सी भी खराबी होगी तो क्या करता है वो, क्योंकि जितना आसान सवाल होगा उतना सख्त मार्किंग स्कीम होगी उसकी। ऑप्शंस नहीं दी जाएंगे आपको, एग्जैक्ट आंसर होंगे तब माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होगा नहीं मानेगा वो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में उसने ऑप्शंस दी हुई होती हैं, ये भी हो, ये भी हो, चल जाएगा। सबसे पहले करना क्या है? मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके, स्टेप्स सुन ले जरा, स्टेप्स सारे बच्चे सुन ले। ग्राफ प्लॉट करना था, एक आ गया हमारे पास राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम, मेरे अपने जहन में एक आइडिया आ गया कि मेरा ग्राफ ऐसा होगा। अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए आई नीड अ टेबल, आई नीड अ टेबल, जिस टेबल में मैंने अपनी मर्जी से x की कुछ वैल्यूज ली हुई हों, x की अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ली हुई हों, इस इक्वेशन में पुट कराई हों, और उन तमाम x के कॉरेस्पॉन्डिंग y जोन से हैं वो टेबल में लिखे हुए हों। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अपनी मर्जी के कोई भी x चूज किए हों, उन तमाम x को बारी बारी इसमें पुट किया हुआ हो, और उन x के अगेंस्ट मेरे y के आंसर्स आए हुए हों, तो वो x और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y एज अ होल एक ग्रुप ऑफ पॉइंट बन जाएगा, यानी ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा बनेगा, इसी तरह से तीसरा बनेगा, जाफिर इसी तरह से मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे, ऐसे ही होगा ना? तो वो जितने भी x एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग y, x एंड इट्स ओन y, x एंड इट्स ओन y, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे। जस्ट आपने अपने उस ग्राफ के ऊपर उन डॉट्स को बनाना है, फिर उनको फुट रूलर के साथ स्ट्रेट क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। गलती 19-20 की भी नहीं चलेगी। डोमेन आप अपने तौर पे ले सकते हैं। अगर ये फंक्शन होती, अगर ये फंक्शन की दुनिया होती, तो x की वैल्यू जो खुद पुट कर रहे हैं वो डोमेन्स होती, ठीक है, और जो आंसर्स आते हैं वो रेंज आती। लेकिन रेंज क्या होता है? इट्स द ऑल एक्सपेक्टेड आंसर्स। डोमेन इज ऑल एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x व्हिच यू कैन पुट। तो जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x में से चंद एक x पुट कर रहे हैं, सिर्फ ताकि उस लाइन का बिहेवियर आइडिया कर लें, बिहेवियर समझ आ जाए। ग्राफ है क्या? ग्राफ तो किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन के बिहेवियर को टेस्ट करना है कि कहां पे इंफिनिटी बन रही है, कहां पे अनस्टेबिलिटी आ रही है, कहां पे उसके आंसर 0 की इक्वल आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी बातें। ग्राफ एक आपकी इक्वेशन को विजुअली देखना है कि कहां पे वो किस तरह से एक्ट कर रही है।
किन वैल्यूज के लिए ग्राफ के आंसर्स इन्फिनिटी आ सकते हैं? तो एक निगाह हमारी ये भी है कि उसके आंसर्स इन्फिनिटी आते हैं कि नहीं आते, क्या उसकी डोमेन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो हम कुछ ग्राफ्स बनाएंगे ऐसे जिनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है ये बात के नहीं। अब इसके अंदर स्टेप नंबर 1 इज हमेशा जस्ट मेक द टेबल, बिकॉज टेबल बनाने के 1-2 नंबर होते हैं, दिखाने के भी इनफैक्ट, अदरवाइज आप रफ वर्क में भी कर सकते थे, मुझे इससे एतराज ना होता, आप जुबानी कलामी करते हैं इस काम को, बट रफ वर्क दिखाने के जो टेबल बनाना है ना, ये मार्क्स कैरी करता है। ये समझ आ रही बात है कि नहीं? अच्छा, पॉइंट्स कौन से लेने हैं ये भी मैं बताता हूं आपको। स्टेप नंबर 1 लिखें, कंप्लीट द टेबल। अच्छा, एक एक्सपीरियंस है जो पास पेपर करके सवाल बच्चों को मिलता है, लेकिन मैं आपको पहले ही शेयर कर देता हूं। 2 चीजें उसने पहले से दी हुई होती हैं, टेबल और स्केल। एक टेबल दिया होता है उसने पहले से और एक स्केल दिया होता है। अब टेबल में किस तरह से होता है वो, ये हो गया x और ये हो गई y की वैल्यूज। अब उसने देखिए पूरा टेबल भरने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा, बिकॉज वो टेबल तो पहले से मौजूद था वहां पे। उसने सिर्फ ये देखना है कि क्या आपको आइडिया है कि नहीं है, वो सारी वैल्यूज खुद दे देगा। 2 वैल्यूज जो सी है ना वो बीच में से छुपा देगा। अगर वो 2 वैल्यूज आप ठीक पुट कर लेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार इस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है कि टेबल कैसे बनता है। तो वैसे नेचुरली जनरल कॉन्सेप्ट ये है टेबल बनाने का कि आप x की अपनी मर्जी की कुछ वैल्यूज पिक करते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात की कि नहीं? नॉर्मली आपकी x की वैल्यूज की रेंज भी गिवन होती है। ये वाला कौन सा एक्सेस होगा, कि कौन सा एक्सेस? इंडिपेंडेंट एक्सेस होगा ये, ठीक है। इसी तरह से ये कौन सा होगा उमर मर्चेंट? डिपेंडेंट एक्सेस। जो वैल्यूज हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो वैल्यूज उसके आंसर्स में आती हैं वो डिपेंड कर रही होती है उन x की वैल्यूज के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हमेशा कौन से एक्सेस पर होती है? हमेशा x एक्सेस पर होंगी, और जो डिपेंडेंट आंसर्स होंगे वो हमेशा y एक्सेस पर होंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है सारे बच्चों को? अगर मैं इस इक्वेशन में तब्दीली करके ये बना दूं, इससे तब्दीली क्या हो रही है? मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं Q इज इक्वल टू 2p माइनस 5। इक्वेशन सेम है लेकिन वेरिएबल्स क्या हो गए अब बच्चों? क्या हो गए अब? डिफरेंट हो गए। सही है ये बात कि नहीं? अब ये जो p है इसकी वैल्यूज अपनी मर्जी से डालेंगे तो ये किस एक्सिस पर प्लॉट होगा? x एक्सिस पर। और ये किस पर होगा? ये y एक्सिस पर होगा। इसी तरह से इसी को हम अगर चेंज कर लें, s इज इक्वल टू 2t माइनस 5, तो ये t किस एक्सिस पर होगा बच्चों बताओ? x एक्सिस के ऊपर। और s किधर होगा? y एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि s के आंसर्स आएंगे, t के अंदर अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे सर -3 पुट करें, मैंने क्या डाला? -1 -2 डाला, -1 0 1। अब -4 डाल लें, बेशक मर्जी, -2.5 डाल लें, मर्जी है। अब जो मर्जी डालें, बस चूज एनी 4-5 डिफरेंट वैल्यूज, चूज एनी 4-5 डिफरेंट वैल्यूज। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? गर्ल्स आप लोगों को क्लियर हो रहा है? किसी को यहां तक एतराज है तो रेज योर हैंड्स। गर्ल्स में से किसी को समझ नहीं आ रही, रेज योर हैंड्स। अभी स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, टेबल मुकम्मल हो गया। ये याद रखें कि ये पूरा क्या शो कर रहा है जाफिर? व्हाट इज -2 -9? 1 पॉइंट। तवज्जो कहीं और है ना, तो टाइम लग रहा है आपको जवाब देने में। यस ये वाली नहीं, ये मैं बोल रहा था कि ये तो इक्वेशन है जिसको मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं। वैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से ये कहानी मैंने निकाली है कि अब लाजमी नहीं है, सुन ले सारे, लाजमी नहीं है कि हर दफा वेरिएबल्स x और y में ही आए। मैंने बहुत कम है लेकिन मैंने s और t बहुत दफा देखा है। वो s t बोले, बेशक a भी बोले, हमें तो कोई मसला नहीं है। अब ये मैंने इस पूरी इक्वेशन को ना यूं चेंज करके लिख दिया। मैंने x की जगह मैंने p डाल दिया, y की जगह मैंने q डाल दिया।
यहाँ पे आप अपनी मर्जी से P की टेबल उसी तरह का बनेगा, X और Y नहीं लिखेंगे, P और Q भी लिखेंगे उसकी जगह पे, लेकिन P की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना, कोई सी भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव और एक जीरो ले लेना। यहाँ पे आप P की अपनी मर्जी की वैल्यूज आप लेंगे, यहाँ पे आप P की अपनी मर्जी की वैल्यूज लेंगे। तो जब कभी भी ग्राफ में जहां पे आपकी मर्जी की वैल्यूज हो, उस वेरिएबल को हमेशा X पर प्लॉट करते हैं, और उसके वैल्यूज पुट करने के बाद जो न्यू आंसर्स आए ना, वो हमेशा Y एक्सिस के ऊपर दिखाया जाता है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसीलिए जब फंक्शंस भी पढ़ाया जाता है बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, इसीलिए जब फंक्शंस भी पढ़ाया जाता है तो जो वैल्यूज आप इंसर्ट करते हैं उसको डोमेन कहा जाता है। द वैल्यूज विच यूजर कैन इनपुट एंड देयर रेस्पेक्टिव आंसर्स दे कम्स इन द रेंज। इसीलिए ग्राफ को जब दिखाया भी जाता है तो y एक्सिस के ऊपर f ऑफ x दिखाया जाता है, y एक्सिस के ऊपर f ऑफ x दिखाया जाता है, और x एक्सिस के ऊपर जो वेरिएबल है वो दिखाया जाता है। इसी बेस के ऊपर कहा गया था लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। कहा था कि नहीं कहा था? इनवर्स निकालते हुए कहा था ना हम लोगों ने। तो ये जो y, याद आ रहा है कि नहीं? इनवर्स का पहला स्टेप था लेट y इक्वल टू f ऑफ x। किस किस को भूल गए ये बात याद है ना सारों को? तो उस वक्त मैंने कहा था, मैं आपको ग्राफ में भी एक दफा बताऊंगा। डू यू रिमेंबर? ग्राफ में भी बताऊंगा ये बात। देखो, f ऑफ x अलजेब्रा की दुनिया की बातें हैं, वो इक्वेशंस की दुनिया की बातें हैं, लेकिन जब आप लोग y की बात करते हैं और x की बात करते हैं तो ये एक्सिस की बात होती है। y एक्सिस और x एक्सिस की बात होती है। ये ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा की। जैसे आपने क्या चीज पढ़ी थी जब लीनियर इनइक्वालिटीज आप पढ़ रहे थे? एक अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे थे उसको, एक लिस्टिंग कर रहे थे उसकी, एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसकी। तीनों का मतलब एक ही था, तीनों का मतलब एक ही था, लेकिन वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट था। वो वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट था। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बहुत सारी दुनिया आईटी वर्ल्ड के अंदर ग्राफ्स बनाती हैं मशीनें, उन मशीनों को, उनके ग्राफ्स को देख के इक्वेशंस बनाई जाती हैं, उन इक्वेशंस पे फिर एनालिसिस किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की इक्वेशंस बनती हैं, निकालनी है और फिर 2 के लिए अलग से निकालनी है। तो ये एक नंबर आपको यहां से मिलेगा और एक नंबर आपको यहां से, क्या था? -1 था। ये 2 नंबर आपने अचीव कर लिए। एग्जाम की शक्ल दिखा रहा हूं, ठीक है? इसके अलावा अगर टेबल पूरा बनाना पड़ जाए तो ये मैंने आपको पूरा भी दिखा दिया। 4-5 वैल्यूज आपने लेनी है तो लिख लें, टेक एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज, टेक एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज। 4 वैल्यूज आर ऑल्सो इनफ। फिलोसफर साहब लिख लें, टेक एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज। आप एडवांस में डॉक्टर बने हुए हैं। डन हो गया? अब आए जरा अपने ग्राफ पेपर्स निकालें सारे बच्चे। अब ग्राफ पेपर पे आप जब प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉटिंग करेंगे, 1 मिनट, प्लॉटिंग करने से पहले एक चीज का फैसला कर लें। किसका फैसला? स्केल का। स्केल एक इस तरह का, एक कह लें कि इट्स एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कैलकुलेटेड वर्ल्ड एंड द ग्राफिकल वर्ल्ड। यहां पे ग्राफ में आपने कितना कॉम्पैक्ट करके उस चीज को दिखाना है या कितना एक्सपैंड करके दिखाना है, इट इज सोनली बेस्ड अपॉन व्हाट? द स्केल यूनिट्स। किसके यूनिट्स? स्केल के यूनिट्स। देखिए, अक्सर औकात आप लोग, वो क्या नाम है इसका, दुनिया की या आपकी कंट्री की पॉपुलेशन वो भी टीवी स्क्रीन पर देख लेते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? आप लोगों ने, सुन लें, आप लोगों ने जो स्केल्स एंड मैप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्केल्स एंड मैप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने उसमें एक बात कही थी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर कहा था ना आप लोगों ने? तो मतलब रियल दुनिया में 5 किलोमीटर और मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर। यहां पर भी यही काम करना होगा। यहाँ पे मैप नहीं है, यहाँ पे ग्राफ है, तो इसलिए ग्राफ में 2 एक्सेस होंगे। तो आप दोनों एक्सेस में सेम यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सेम स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आपको लिखना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये लिखना पड़ेगा आपको। कैसे? ये लिखना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, बिल्कुल अपने ग्राफ के राइट टॉप कॉर्नर में या किसी लेफ्ट टॉप कॉर्नर में या राइट बॉटम में या
लेफ्ट बॉटम में आपको स्केल लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर सबसे छोटी वैल्यू हमने कौन सी ली है, -2 की, और बड़ी वैल्यू कौन सी ली है, 2 की। आपके ग्राफ पे बहुत इजीली -2 और 2 प्लॉट हो सकते हैं, यस और नो, हो सकते हैं ना। तो अब ये नो इट डिपेंड्स कि हम लोग कितनी एक्स एक्सिस पे किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या आप लोगों के ग्राफ के ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए कि नहीं, और जो एक डब्बा है उसके अंदर 10 छोटे डब्बे भी हैं या नहीं, देखें हैं छोटे डब्बे 10। ग्राफ जरा अपने सारे मेरी तरफ करें। नो, ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला ग्राफ ठीक नहीं है। जिस चीज की मुझे जरूरत थी, ये वाला ग्राफ ठीक नहीं है। और बाकी जितने मुझे दूर से नजर आ रहे हैं सब ठीक है, सिर्फ ये वाले जो ग्राफ हैं, ये किसी एक ही बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये ठीक नहीं है। रीजन क्या है इसकी, बिकॉज जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, आई टोल्ड यू 1 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है। एक डब्बे की विड्थ जो सी आप फुट रूलर से चेक भी कर लें, एक डब्बे की लेंथ और विड्थ या उसकी हाइट कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है उसकी, 1 सेंटीमीटर होगी। चेक करें जरा, 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर है, चेक कर लें सारे बच्चे, क्योंकि ये भी इस्तेमाल होने वाली है ये वाली बात। यस, अलीजा रजा, रजा, अलीशा रजा, अलिशबा रजा, सब बच्चे खोलें। अलिशबा वसीम, बताता हूं, ग्राफ देख ले सारों ने, ओके ओके जी, ओके, तवज्जो रखें। अलोंग एक्स एक्सिस अब मुख्तलिफ बातें लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट, जो बिल्कुल छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से हैं, वो 1 मिलीमीटर वाले। आप उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। आप ये भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बॉक्स, 1 बिग बॉक्स, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। या आप स्केल में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू, ये तीनों एक्स एक्सिस के लिए तीनों में से कोई भी एक बात लिख सकते हैं। अब मैंने पहले ही बात बोली थी बच्चे, आपने पता नहीं किधर था ध्यान, दोनों का ग्रेड स्केल सेम भी हो सकता है और दोनों का स्केल डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए हमें अलग अलग लिखना पड़ता है दोनों का। और ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों की वैल्यूज के ऊपर। अब यहां पे सुनना, x की वैल्यूज तो -2 से 2 तक जा रही हैं, तवज्जो रखें, x की वैल्यूज तो -2 से 2 तक जा रही हैं, बहुत आसान। के पास y एक्सिस के लिए स्पेस और भी अवेलेबल होगी, नीचे y एक्सिस के लिए उसके पास स्पेस और भी क्या होगी, अवेलेबल होगी, वो -9 तक जा सकता है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं समझ आई सारों को? दूसरी बात, यार ये वैल्यूज तो मेरी मर्जी की थी, क्या ख्याल है, ये वैल्यूज किसकी मर्जी की थी, मेरी मर्जी की थी ना, यानी स्टूडेंट की मर्जी की थी। वैल्यूज तब्दील भी तो की जा सकती है, ये वैल्यूज तब्दील भी तो की जा सकती है। मैंने -2 और -1 लिया, मैं इन्हीं को हटा देता हूं, यहां से मैं 0 को भी हटा देता हूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेता हूं, क्या ख्याल है, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लूं तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ भी बन सकता है। यानी कि जब मैं 1 2 3 4 5 ले लेता हूं, क्या ख्याल है, 1 2 3 4 5 ले लूं मैं, उसमें मुझे मसला तो नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा ग्राफ फिर दरमियान से सेट हो जाएगा। फिर वो एक मिनट मैं आप दोनों के सवालों की तरफ आता हूं। अब बात करते हैं जरा एग्जाम्स की, एग्जाम में टेबल क्या होता है, पहले से गिवन होता है, टेबल पहले से दिया होता है, सिर्फ ग्राफ हम लोगों ने खुद से प्लॉट करना होता है, प्लॉट करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? इसका मतलब यह है कि आपको y एक्सिस की वैल्यूज जैसे भी आ जाएं, आपको ग्राफ को हैंडल करना आना चाहिए यूजिंग द स्केल। अब लेट्स अज्यूम दिस वाज द गिवन क्वेश्चन इन द पेपर,
This was a given question in the paper. Your minimum value was -9 and let's assume that one of the value, मैं जानबूझ के वैल्यू चेंज कर रहा हूं, अब मैं जानबूझ के एक वैल्यू इसमें मजीद ऐड कर रहा हूं, मैं मर्जी से वैल्यू ऐड कर रहा हूं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक वैल्यू डालते हैं 4 x की वैल्यू 4 डालो, 2 4s are 8 - 5 3, इसका जवाब क्या आ जाएगा 3। अब आपकी y एक्सिस की रेंज वैल्यूज की कहां से कहां तक है, -9 से 3 तक, -9 से कहां तक 3 तक। सुन लें, स्केल ऐसा रखना है कि छोटी वैल्यू -9 को भी टारगेट करे आपका यही पेज, और इसी तरह से बड़ी वैल्यू 3 को भी टारगेट करे। अब जरा काउंट करो कितने डब्बे हैं आपके पास, वर्टिकली कितने डब्बे हैं, 25 डब्बे हैं। तो आप तो सुकून से -9 से लेके 3 तक तो सुकून से जा सकते हो। चलें जी, आपका फैसला है कि सर हम हाफ पेज पे काम करना चाहते हैं। कितने पेज पर, हाफ पेज पे, और हाफ पेज हम रखना चाहते हैं किसी और सवाल के लिए। क्या ख्याल है? पहली बात ये समझा रहा हूं, कंजूसी नहीं करनी आपने। एक तो कंजूसी का एलिमेंट आपने निकालना है, क्योंकि हर एक के पास एक कॉपी होनी चाहिए। दिस कॉपी इज मोर देन इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द ग्राफ, टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा खुले दिल से बनाए ताकि उसके अंदर कोई तब्दीलियां भी होनी हुई तो हम उस पेज के ऊपर कर सकें। ठीक है, अच्छा खैर, अब y एक्सिस के ऊपर भी स्केल चूज कर लें। यहां पे इस वक्त हमारा स्केल वही होगा, सेम स्केल होगा। चलिए मैं सेम स्केल नहीं करता, मैं करता हूं कि जी 1 बिग बॉक्स या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, सेम भी ले सकते हैं, 3 यूनिट्स। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। दोनों में मैंने तब्दीली ले आया हूं, दोनों में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन का है 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली -1 -2 एंड -3। जी बच्चों, एक्स एक्सिस के ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे आप लोगों के, वाई के तब्दील होंगे। अब वाई के क्या है देखना, मैं इधर कैलिब्रेशन कर रहा हूं, इस कैलिब्रेशन को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये वाई एक्सिस की है, वाई एक्सिस में फर्क वही एक एक डब्बे का ही मैं रख रहा हूं, कितने का, 1 बॉक्स का ही चल रहा है। लेकिन ये कौन सी वैल्यू होगी, चूंकि मैंने क्या कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, किसके ऊपर, किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो यहां पे -3 -6 -9 -12 और ऊपर जाते हुए 3 6 9 और 12। नहीं क्लियर हुई मेरी बात? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल यस जरूरी है, ये पार्ट ऑफ द ग्राफ है ये। ठीक है, पार्ट ऑफ द ग्राफ है ये। ठीक है, इधर ध्यान दें। अब इस पे प्लॉटिंग चलेगी। पहला पॉइंट है -2, -9 का, तो -2 और -9 कौन सा पॉइंट होगा, -2 में नीचे आओ, -9 में इसके एग्जैक्ट सामने एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा है -1, 7, 7 किधर होगा, इसके 3 हिस्से बनेंगे, यहां पे आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, ये -1, -7 है, ये -2, -9 है, 0, -5 किधर होगा, -4 -5 यहां पे होगा। तो इसी तरह से 2 के ऊपर 1 के ऊपर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, 1 के ऊपर -3 आ रहा है, तो ये वाले पॉइंट हो गए। इसी तरह से 2 के ऊपर क्या आ रहा है, -1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। हम इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, फिर फुटुलर लें, इन पॉइंट्स को क्या कर दें आप आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लें। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? अच्छा एक मिनट, अब ये पॉइंट्स यहां तक है ना,
मैं आगे भी फुट रूलर अगर मेरे पास बड़ा होगा, मैं इन्हीं पॉइंट्स को बजाय पॉइंट्स गिवन होने के टेबल के अंदर, टेबल में पॉइंट्स नहीं गिवन, लेकिन इसको मैं ट्रेस करते हुए आगे क्या कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? तवज्जो रखें। मेरे पास इस वक्त पॉइंट्स, तो मिसाल ले लूं, पॉइंट्स तो खत्म हो गए ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उन पॉइंट्स तक ला के छोड़ देनी है, आप उससे पीछे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, और इससे आगे भी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लाइन आपकी पिछली लाइन को क्या करे, ट्रेस करती हुई आगे जा रही हो, उसको फॉलो करते हुए आगे जा रही हो। सबको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? सब बच्चे बताएं, ऑल गुड? ये एक आइडिया बताया, यू कैन, इसका भी वही टेबल बनाओ, पहले अपनी मर्जी की एक्स की और वाई की वैल्यूज लो, अपनी मर्जी की एक्स की और वाई की वैल्यूज लो, बेशक सेम ले लें, मुझे इससे एतराज नहीं है, आपकी मर्जी है, आप एक्स की और वाई की अपनी मर्जी की वैल्यूज ले लें और इस टेबल को मुकम्मल करें, अपना अपना करें, सारे बच्चे अपना अपना करें। इसमें ट्रेस हो रही है इसके साथ, और ये आगे यूं जा रही थी, एकदम बीच में से क्या आया, यूं और यूं हो गई। क्या स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है? इसका मतलब क्या है, या तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और सिर्फ ये ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है इसका कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये क्या है, रॉन्ग। ज्यादा चांसेस रॉन्ग होने के किसके हैं, इसके हैं या बाकी चार के? अकेला एक पॉइंट रॉन्ग है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इस पॉइंट में मसला है, तो अपनी अकल भी इस्तेमाल करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर भी नहीं आएगी। तो नेचुरली आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेस करते हो, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, फॉलो। मेरी बात समझ आ रही है? कभी आपसे कोई गलत वैल्यू पुट होगी ना, तो वो रास्ता अपना तब्दील कर लेगा ग्राफ। तो इसलिए आपको ग्राफ की शक्ल याद करवाई जाती है कि ग्राफ की शक्ल कैसी है। ग्राफ कभी भी टेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट, इट विल ऑलवेज बी वन स्ट्रेट लाइन, इट इज दैट सिंपल। दिल में नहीं घुस सकता हूं, मुंह से बोल सकता हूं, आपके कानों से अपनी आवाज आपको सुनवा सकता हूं, बस एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई बीच में लूप्स नहीं है, कोई उसके अंदर एजेस नहीं है। ओके, और इसके बाद फिर अगली क्या कहानी है, दूसरी लाइन आपने ड्रॉ की। अब दूसरी लाइन आपने ड्रॉ की, कुछ बच्चों के पास वाई एक्सिस में ऊपर जगह नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप एक्स की वैल्यूज को एक्सटेंड करें, ग्राफ नेचुरली नीचे की तरफ आएगा। आपने वो वैल्यूज पुट की, मुझे एक्स की वैल्यूज बताएं उमर मर्चेंट। एक मिनट, बातें नहीं करो निकम्मे। -3, -3 की जगह 9, -3 आपने डाला, 6 और ये 9। दूसरी कौन सी वैल्यूज है, -2 एंड 7, 0 एंड 3। कोई बात नहीं, मैं खुद चेंज कर रहा हूं, 3 एंड 4। 3 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, -6, -3 and -5. These are few 5 random values. These are few 5 random values. तवज्जो रखें। अब -3 के ऊपर 9 वैल्यू आ रही है, -3 पर 9 आ रही है। 9 कौन सी वाली वैल्यू है, ये वाली। -2 के ऊपर क्या आ रहा है, 7। -2 पे क्या आ रहा है, 7। 0 पे क्या आ रहा है, 3। 3 पे क्या आ रहा है, -3। मतलब क्या है, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो क्या कर रही है, ये ट्रेस कर रही है कि नहीं कर रही, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, आगे तक भी ले जाई जा सकती है। अब जरा सुने, ये जो लाइनें हैं ये किसी एक पॉइंट पे आके क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। ये जो सा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
it gives the solution of simultaneous linear equation, gives the solution of simultaneous कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके पास? 2, -1। ये किसका आंसर है? 2, -1। x का आंसर क्या होगा अगर साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से करेंगे? x का आंसर आएगा 2, y का आंसर आएगा -1। ये दोनों क्या हैं? ये रूट्स हैं या आंसर्स हैं? ये बात समझ आई कि नहीं आई? लीनियर इक्वेशन भी कर ली, साइमल्टेनियस भी कर ली। क्लियर हुआ कि नहीं? दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।